अगर एक कस्टमर अपने बैंक अकाउंट में 11 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करता है तो क्या बैंक को इसकी रिपोर्ट करनी होगी? द आंसर इज यस। और ये प्रिस्क्राइब कैश थ्रेशोल्ड से ऊपर होने के कारण सीआरटीआर में रिपोर्ट इसका किया जाएगा। अब दूसरा कस्टमर मान लो सिर्फ 40,000 पे ट्रांसफर करता है, लेकिन ट्रांजैक्शन किसी अननोन पार्टी से आई है और तुरंत की तुरंत अकाउंट्स में डिवाइड हो गई है, कस्टमर की प्रोफाइल से मैच भी नहीं करती है ट्रांजैक्शन, और इसका कोई जेन्युइन इकोनॉमिक पर्पस भी दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या केवल 40,000 होने के कारण इस ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग नहीं होगी? तो ऐसा भी नहीं है। यानी कि अगर ट्रांजैक्शन सस्पिशियस है तो अमाउंट छोटा होने के बावजूद भी उसकी रिपोर्टिंग एसटीआर के अंदर की जाती है, और यही है सीटीआर और एसटीआर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस। जो सीटीआर है वो थ्रेशोल्ड बेस्ड है, जो एसटीआर है वो सस्पिशन बेस्ड है। वेलकम टू द केवाईसी एएमएल सर्टिफिकेशन शॉर्ट सीरीज एंड दिस इज अ पार्ट 5। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सीटीआर क्या है, एसटीआर क्या है, 10 लाख का जो कैश थ्रेशोल्ड है वो कैसे अप्लाई होता है, कनेक्टेड कैश ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन रिपोर्टेबल है या नहीं, एफआईयू आईएनडी को रिपोर्टिंग कौन करता है, रिपोर्टिंग टाइमलाइंस क्या है, टिपिंग ऑफ क्या होता है, एवरी सिंगल थिंग रिलेटेड टू इट। सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना एंड केवाईसी एमएल पूरा कोर्स चाहिए, सो दैट इज अवेलेबल ऑन आवर एप्लीकेशन। आप जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए फ्रॉम द लिंक दैट इज अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर साइट ऑफ द पर्टिकुलर वीडियो, दैट इज iibf.info/app, या फिर आप अपना कोर्स नेम लिख करके सिंपली व्हाट्सएप कर दीजिए, केवाईसी एमएल लिखिए और उसे व्हाट्सएप कीजिए टू द नंबर 8360944207 एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि FIU-IND क्या होता है। FIU-IND है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नेशनल एजेंसी है जो रिपोर्टिंग एंटिटी से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स को रिसीव करती है, उनको प्रोसेस करती है, उनको एनालाइज करती है और इंफॉर्मेशन को आगे देती है, प्रोवाइड करती है। और इन रिपोर्टिंग एंटिटीज में कौन कौन शामिल है? इन रिपोर्टिंग एंटिटीज में आपके पास बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, जो पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं, सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज हैं, इंश्योरेंस सेक्टर एंटिटीज हैं, या जो कोई भी एंटिटीज आपकी पीएमएलए फ्रेमवर्क में कवर्ड है वो सभी यहां पर कवर की जाती हैं। सो मेन फंक्शंस याद रखना, एफआईयू आईएनडी रिसीव करता है, उनको प्रोसेस करता है, रिपोर्ट्स को एनालाइज करता है और डिसेमिनेट करता है इंफॉर्मेशन को। नो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है एंड आप टॉपिक को समझ पा रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं टुवर्ड द सीटीआर, यानी कि कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट क्या है। तो सीटीआर, जैसे मैं आपको वीडियो के शुरुआत में भी बताया कि एक थ्रेशोल्ड बेस्ड रेगुलेटरी एक रिपोर्टिंग सिस्टम है, यानी कि अगर प्रिस्क्राइब कैटेगरी का कैश ट्रांजैक्शन जो अमाउंट एक मैंडेटरी थ्रेशोल्ड रखा गया है, अगर उससे ऊपर हो जाता है तो आपको उस अमाउंट को एंड अकाउंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा टू द एफआईयू आईएनडी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एंड सीटीआर फाइल होने का मतलब ये नहीं है कि कस्टमर इज कल्प्रिट या कस्टमर अपराधी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर सीटीआर ट्रांजैक्शन सस्पिशियस हो। सीटीआर का पर्पस है कि जो लार्ज कैश एक्टिविटीज हैं एंड जो रेगुलेटरी ट्रेल है वो मेंटेन होती रहे। याद रखना हमेशा कि लार्ज ट्रांजैक्शन जो है वो इवन रिपोर्टेबल हो सकती है जब वो इवन जेन्युइन है तब भी। एंड सीटीआर की जो थ्रेशोल्ड है दैट इज द केस, वो है 10 लाख रुपए से ज्यादा। यानी कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन का अमाउंट जो है दैट इज ग्रेटर देन 10 लाख तो आपको उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली अगर 10 लाख भी है तो भी आपको उसे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है अंडर द सीटीआर। सो इट इज मोर देन 10 लाख, 9,50,000 है तो थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हुआ, 10 लाख एग्जैक्टली है तो भी थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं हुआ, लेकिन 10 लाख एक भी है तो थ्रेशोल्ड आपका क्रॉस हो गया, ध्यान रखिएगा। एंड कैश ट्रांजैक्शन में कौन कौन सी चीजें शामिल है? मान लो आपने कैश डिपॉजिट किया, कैश को विड्रॉ किया, कैश को परचेज करने के लिए इस्तेमाल किया किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, या कैश एक्सचेंज किया, कैश रिसीट हुई, पेमेंट हुई, या कोई भी कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन हुई तो वो इसमें शामिल है। सीटीआर केवल कैश डिपॉजिट से रिलेटेड नहीं है, जो कैश विड्रॉल है वो भी प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड क्रॉस करने पर सीटीआर में आ सकता है। एग्जांपल के तौर पर समझो, कस्टमर अपने अकाउंट से 14 लाख रुपए विड्रॉ करता है कैश, तो वो भी सीटीआर रिपोर्टिंग कैटेगरी में आएगा, ध्यान रखना।
नेक्स्ट पॉइंट इट्स रिलेटेड टू द कनेक्टेड कैश ट्रांजेक्शन एंड इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट बेसिस के साथ, अगर एक कस्टमर को 15 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करना है, वो मान लो सिंगल ट्रांजेक्शन में नहीं करता कि भाई इसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी, तो वो क्या करता है कि 3 जून को उसने 4 लाख रुपए जमा कर दिए, या जैसे यहां पर बताया गया कि 2 मई को उसने 1,75,000 जमा कर दिए, फिर 8 मई को 2,35,000, 15 मई को 3,40,000, 21 मई को 1,60,000 और 28 मई को 1,90,000 जमा कर दिए, और ये अमाउंट अब 10 लाख से हो चुका है ज्यादा, दिस इज ग्रेटर देन 10 लाख। और अगर ये अमाउंट 10 लाख से ज्यादा हो गया, इवन दो ये अलग पॉइंट के ऊपर ट्रांजेक्शन्स की गई थी, लेकिन जो हर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन है वो तो 10 लाख से कम है, लेकिन सभी डिपॉजिट्स एक ही कस्टमर से रिलेटेड है, एक ही महीने में हुए, नेचर एंड पर्पस जो है वो कनेक्टेड है, एंड एग्रीगेट अमाउंट जो है वो 10 लाख से ज्यादा है, और ये एक ही बैंक अकाउंट से रिलेटेड है। एक ही बैंक अकाउंट मतलब कि एक ही बैंक से रिलेटेड है, यानी कि अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स भी हैं, लेट्स से आपका प्रोप्राइटरशिप अकाउंट है, करंट अकाउंट है, और आपका सेविंग फंड अकाउंट है, तो उनको भी आपस में कनेक्टेड माना जाता है, यानी कि एक ही कस्टमर से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होती हैं एक ही पर्टिकुलर बैंक में, उनको कनेक्टेड ट्रांजेक्शन माना जाता है, एंड इनको सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन कहा जाता है, और आप एक महीने का एग्रीगेट अमाउंट चेक करते हो, उसके बेस पर उसकी रिपोर्टिंग जो है वो की जाती है। नेक्स्ट बात आती है रिलेटेड टू स्ट्रक्चरिंग एंड स्मर्फिंग क्या होती है। जब देखो कस्टमर जानबूझ करके बड़ी ट्रांजेक्शंस को अमाउंट में डिवाइड करता है ताकि रिपोर्टिंग या जो मॉनिटरिंग थ्रेशोल्ड है उनको अवॉइड किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, वी से टू बी स्ट्रक्चरिंग, या उसी को हम स्मर्फिंग भी कहते हैं, या थ्रेशोल्ड अवॉइडेंस के नाम से भी उसको जाना जाता है। जैसे मान लो कि कस्टमर को 12 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करना है, और वो क्या करता है, 4 लाख की 3 एंट्रीज कर देता है। अब ये ट्रांजेक्शन जो है वो इंटेग्रली तो कनेक्टेड है, सेम मंथ में है, और 10 लाख से ऊपर है, तो सीटीआर में तो रिपोर्टेबल हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर डेलिबरेटली थ्रेशोल्ड को अवॉइड करना भी एक तरह से सस्पिशियस ट्रांजेक्शन का एक बेस बन सकता है, इसलिए सेम एक्टिविटी जो है उसको हो सकता है कि सीटीआर के अंदर भी रिपोर्ट किया जाए और एसटीआर के अंदर भी रिपोर्ट किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही जगह पर रिपोर्टिंग करनी है। तो अगर आपको कोर्स की पूरी डिटेल चाहिए व्हाट्सएप के ऊपर, तो आपको अभी के अभी लिखना है केवाईसी एएमएल कोर्स डिटेल, और उसे व्हाट्सएप कर देना है टू द नंबर 8360944207। आपके पास सारी की सारी डिटेल्स पहुंच जाएंगी, एंड हमारे मल्टीपल बैचेस अवेलेबल है, जो हमारी एप्लीकेशन के थ्रू भी आपको फ्री डाटा है, फ्री कोर्स डाटा है, मटेरियल है, वो मिलने वाला है। सो मेक श्योर टू डाउनलोड द एप्लीकेशन, लिंक जो एप्लीकेशन का डेट इज iibf.info/app। चलिए अब चलते हैं सेकंड जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का, एसटीआर की तरफ। एसटीआर है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। एसटीआर ऐसी ट्रांजैक्शन या जो अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिपोर्ट होती है, जो गुड फेथ में देखने वाले पर्सन को रीजनेबल ग्राउंड्स ये देती है कि ये किसी ना किसी क्राइम से रिलेटेड प्रोसीड हो सकती है, या कोई अनयूजुअल या फिर अनजस्टिफाइबली कंप्लेक्स ट्रांजैक्शन है, या उसका कोई इकोनॉमिक रैशनल है एंड उसका कोई बोनाफाइड पर्पस नहीं है, या फिर टेररिज्म फाइनेंसिंग से रिलेटेड ये ट्रांजैक्शन हो सकती है। सबसे बड़ा पॉइंट है कि एसटीआर के लिए कोई भी मिनिमम मॉनेटरी थ्रेशोल्ड नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बताया था सीटीआर थ्रेशोल्ड बेस है, लेकिन एसटीआर थ्रेशोल्ड बेस नहीं है। हो सकता है ट्रांजैक्शन 500 की हो, या 50,000 की, या 5 करोड़ की। अगर जेन्युइन ट्रांजैक्शन नहीं है तो वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, एंड वो एसटीआर में रिपोर्ट की जा सकती है। अब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की रेगुलेटरी मीनिंग क्या है, देखो मेन चीज है कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में आप कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन के साथ अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन को भी गो थ्रू करते हो, उसको भी शामिल कर सकते हो। अब आपके जो रिपोर्टिंग है उसके क्या ग्राउंड हो सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट कुड बी रिलेटेड टू द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी कि ट्रांजैक्शन से आपको ये चीज पता लग रही है कि फंड्स किसी ना किसी स्केड्यूल्ड ऑफेंस या क्रिमिनल एक्टिविटी से जनरेट हुआ है। एग्जांपल के तौर पर मान लो कि कस्टमर के अकाउंट में साइबर फ्रॉड विक्टिम से मल्टीपल क्रेडिट्स आ रहे हैं, एंड तुरंत वो अमाउंट या तो विड्रॉ कर रहा है या साथ के साथ उसको वो ट्रांसफर कर रहा है, तो डेफिनेटली वो पॉसिबिलिटी है कि प्रोसीड ऑफ क्राइम पैटर्न हो सकता है। सेकंड है कि अनयूजुअल या फिर अनजस्टिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी आपको ट्रांजैक्शन में देखने को मिल रही है। जैसे मान लो कि अकाउंट्स ए से अकाउंट बी में गए, एंड बी से सी में, एंड सी से फॉरेन वॉलेट में चले गए, एंड फिर से रिलेटेड एंटिटी में चले गए। सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शंस भी ऐसी ट्रांजैक्शंस जो मूव होते हैं, कस्टमर नॉर्मल बेस पे तो नहीं करता। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, एंड हो सकता है कि कोई इकोनॉमिक नेशनल रैशनल ना हो,
यानी कि ट्रांजैक्शन का कोई प्रैक्टिकल, कमर्शियल या फिर पर्सनल पर्पस आपको दिखाई नहीं दे रहा। जैसे मान लो कि डोरमेंट सैलरी अकाउंट में अचानक से 20 लाख रुपए आ गए एंड सेम डे पर अनरिलेटेड जो अकाउंट से वहां पर आपने ट्रांसफर कर दिए। अब कस्टमर को जो है वो एक्सप्लेनेशन दे नहीं पा रहा, उसकी प्रोफाइल से मैच भी नहीं कर रहा। या फिर फोर्थ हो सकता है, इट कुड बी रिलेटेड टू द टेररिस्ट फाइनेंसिंग, यानी कि ट्रांजैक्शन में जो आपको सस्पिशन है कि ये किसी ना किसी टेररिस्ट एक्टिविटी से लिंक्ड है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है, या फिर टेररिस्ट एक्ट में इसको यूज किया जा सकता है। तो डेफिनेटली आपको लगता है कि भाई ये तो लॉफुल सोर्स नहीं है, इसको ये सस्पिशन में है, ठीक है। अब बात आती है कि एसटीआर में अमाउंट इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, दैट्स अ मेजर केस। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? देखो, मनी लॉन्ड्रिंग होना हमेशा बड़े अमाउंट से शुरू नहीं होता, ठीक है। जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, वो छोटे ट्रांजेक्शन यूज कर सकते हैं ताकि वो डिटेक्शन में ना आए, ताकि वो थ्रेशोल्ड को अवॉइड कर ले। एंड वो इसके लिए मनी म्यूल अकाउंट्स का भी यूज करते हैं। एक ना टर्म यूज होती है मनी म्यूल। नाउ व्हाट इज एक्चुअली मनी म्यूल? आपने ए पर्सन को बोला कि 50,000 तेरे अकाउंट में डाल रहा हूं, बीच में से 2,000 तुझे दे दूंगा एंड ये 48,000 आगे ट्रांसफर कर दियो। सो वो पर्सन जो बिना जाने ये अमाउंट को अपने अकाउंट के थ्रू जाने देता है, दैट इज अ मनी म्यूल। तो मनी लॉन्ड्रिंग में ऐसा भी हो सकता है, मल्टीपल बेनिफिशियरीज को पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। जैसे मान लो कि 5 लाख आपके अकाउंट में आया और 5 लाख जो था वो यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजेक्शन हो गई आपके अकाउंट से, वो अलग अलग अकाउंट्स में आप बेनिफिशियरीज को पैसा भेज रहे हो, ठीक है। या फिर डिजिटल वॉलेट में आप पैसा लोड कर देते हो, या फिर फॉरेन आपने वॉलेट में पैसा डाल दिया, या टेररिस्ट एक्टिविटी को फाइनेंस करने के लिए पैसा यूज कर सकते हो। तो इसलिए एसटीआर के केस में अमाउंट के ऊपर फोकस नहीं होता, वी डू फोकस अपॉन द 4 पार्ट्स, ठीक है। एक होता है फोकस बिहेवियर के ऊपर कि अकाउंट का बिहेवियर कैसा है, किस कॉन्टेक्स्ट में पैसा वहां पर जमा हुआ है, एंड फर्दर व्हाट इज द पैटर्न क्या है, एंड पर्पस क्या था उस पैसे को जमा करने का। अगर आपको इनमें सस्पिशन लगता है तो दैट इज अ एसटीआर, वो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होती है। अब एक एग्जांपल को देखो। जैसे मान लो एक कस्टमर है, राइट, एंड वो बैंक ब्रांच में 8 लाख रुपए कैश डिपॉजिट करने के लिए आता है। 8 लाख लेके आया एंड एम्प्लॉय जो है उससे सोर्स पूछता है। तो फिर वो क्या करता है कि कस्टमर कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर देता है। एंड फर्दर सोर्स पूछा तो क्या दिया, कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर दे दिए। एंड डॉक्यूमेंट्स वापस ले गया एंड फर्दर ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर दिया एंड कैश लेके चला गया। ट्रांजेक्शन तो कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन क्या ऐसी ट्रांजेक्शन को हम अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन मान सकते हैं? यस, दिस कुड बी द अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन, क्योंकि बिहेवियर सस्पिशियस था। इवन अगर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप नहीं भी है, लेकिन आपके पास कोई वॉक इन कस्टमर भी आया है एंड आपको सस्पिशन हुई है, तो आप उसकी रिपोर्टिंग कर सकते हो। आप बेसिकली ट्रांजैक्शन चाहे कंप्लीट नहीं हुई तो ये नहीं कि आप रिपोर्ट नहीं करोगे, स्टिल यू कैन डू द रिपोर्टिंग अंडर द एसटीआर में रिपोर्ट कर सकते हो। अब समझते हैं कि एसटीआर और सीटीआर में बेसिक डिफरेंस क्या है। सो समझते हैं कि सीटीआर और एसटीआर में क्या डिफरेंस है, राइट। फुल फॉर्म सीटीआर कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, एसटीआर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ट्रिगर की बात करें, ये कैश थ्रेशोल्ड बेस है, यानी कि 10 लाख से ज्यादा की अगर ट्रांजैक्शन हुई तो रिपोर्टिंग जाएगी। अगर रीजनेबल सस्पिशन लगा तो रिपोर्टिंग होगी। थ्रेशोल्ड इस केस में 10 लाख की, इस केस में कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं है एसटीआर के केस में। यहां पर कैश ट्रांजैक्शन देखी जाती है, यहां पर कैश ट्रांजैक्शंस नहीं देखी जाती हैं। एंड यूजली ये ट्रांजैक्शन बेस्ड होती है एंड ये अटेम्प्टेड है, यानी कि इवन अगर अटेम्प्टेड भी है ट्रांजैक्शन तो भी उसकी रिपोर्टिंग होगी। एंड टाइमलाइन क्या है रिपोर्टिंग जमा करने की, ये इंपॉर्टेंट है। सीटीआर को जमा करने की जो टाइमलाइन है दैट इज 15th नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 15 तारीख तक आपको सीटीआर जमा करनी होती है। एसटीआर के केस में दैट इज टू बी डन विद इन 7 वर्किंग डेज, जब आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ भाई ये ट्रांजेक्शन सस्पिशन में थी, तो आप उसको रिपोर्ट करो। अगर लर्निंग सेशन का कंप्लीट आपको कोर्स चाहिए, कंप्लीट डाटा चाहिए, तो अभी के अभी हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। ऐप डाउनलोड करनी है, iOS के लिए एंड्रॉइड दोनों के लिए अवेलेबल है। एंड ORG कोड नोट कर लेना, क्योंकि डेफिनेटली वो आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपकी एप्लीकेशन में आपको अगर ORG कोड पूछता है तो दैट इज GEGKT। लिंक आपके सामने है, iibf.info/app, यहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। कंप्लीट कोर्स, अपडेटेड मटेरियल, पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस, वन लाइनर्स, सब चीजें अवेलेबल है। चलिए अब बात करते हैं कि सेम ट्रांजैक्शन क्या सीटीआर और एसटीआर में रिपोर्ट हो सकती है। देखो, अगर ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है और सीटीआर का थ्रेशोल्ड क्रॉस हो रहा है और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन भी है, तो हाँ, दोनों में वो रिपोर्ट हो सकती है। मान लो कस्टमर ने 18 लाख की एक कैश डिपॉजिट किया, अब जो सीटीआर का थ्रेशोल्ड था वो तो ब्रीच आउट हो गया। एंड फिर कस्टमर अनएम्प्लॉयड, डिक्लेयर्ड इनकम नहीं है उसकी, कस्टमर क्या है, अनएम्प्लॉयड है, डिक्लेयर्ड इनकम नहीं है, कैश सोर्स वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ही इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द कैश सोर्स, कहां से पैसा आया है, क्यों ट्रांसफर कर रहा है, बेनिफिशियरी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है। तो डेफिनेटली ये सीटीआर में भी जाएगा और एसटीआर में भी जाएगा, दोनों जगह पर इसकी रिपोर्टिंग जो है वो रिपोर्टिंग होने वाली है।
अब बात आती है कि सीटीआर की रिपोर्टिंग, मैंने आपको लाइन बता दी, दैट सीटीआर इज टू बी रिपोर्टेड बाय द 15th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, अगले महीने की 15 तारीख तक। अगर मान लो कि जुलाई में कोई रिपोर्टेबल कैश ट्रांजैक्शन हुई है तो 15 अगस्त तक आपको उसकी रिपोर्ट करनी होती है, और ये मंथली रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में है, राइट। सीटीआर इज कैलेंडर बेस्ड रिपोर्टिंग, 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ में आपने रिपोर्टिंग करनी है। एसटीआर में जब आप सेटिस्फाइड हो उसके बाद आप विद इन 7 वर्किंग डेज आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। सो प्रॉम्प्टली रिकवरी करनी पड़ती है, यानी कि अगर प्रिंसिपल ऑफिसर ट्रांजैक्शन के सस्पिशन को लेकर के सेटिस्फाइड है तो मैक्सिमम 7 वर्किंग डेज के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी है। एंड प्रिंसिपल ऑफिसर बीइंग सेटिस्फाइड एट द ट्रांजैक्शन सस्पिशियस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनल इन्वेस्टिगेशन में आप इंडेफिनिटली डिले कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बेसिकली उसको एस्केलेट टाइमली करना पड़ेगा। मैंने ये जरूर लिख दिया यहाँ पे, एंड रिपोर्टिंग में बताया भी गया कि प्रॉम्प्टली रिकवरी करनी पड़ेगी प्रिंसिपल ऑफिसर की सेटिस्फेक्शन पर, बट ये नहीं कि आप इंडेफिनिट डिले करते रहो, दैट कैन नॉट बी डन। एंड एक चीज और समझो, जो अलर्ट है एंड एसटीआर है दोनों सेम नहीं है, यानी कि बैंक मॉनिटरिंग सिस्टम में हजारों अलर्ट जनरेट होते हैं, तो हर एक अलर्ट एसटीआर नहीं होता। अलर्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि सिस्टम ने या किसी इंप्लॉय ने कोई अनयूजुअल एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करा, राइट। अब बेसिकली क्या है कि आप उसका इन्वेस्टिगेशन करोगे, उसको रिव्यू करोगे, यानी कि अलर्ट जनरेट हुआ, आप उसको रिव्यू करोगे ना उसको, कि कस्टमर की प्रोफाइल, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट, ये वो सब चीजें गो थ्रू करोगे। अब रिव्यू के बाद फिर से अगर आपको लग रहा है कि सस्पिशन है एंड प्रिंसिपल ऑफिसर इज सेटिस्फाइड अबाउट द सेम, वो सेटिस्फाइड है, फिर आप उसको बेसिकली रिपोर्ट करोगे एसटीआर में, एंड दैट इज टू बी फाइल्ड विद द एफआईयू आईएनडी विद इन द 7 वर्किंग डेज। अब बात यह आती है कि एसटीआर को फाइल कौन करेगा, हु विल बी फाइलिंग द एसटीआर। ब्रांच एम्प्लॉय सीधे तो एफआईयू आईएनडी के पोर्टल पर रिपोर्ट नहीं करता, तो टिपिकल प्रोसेस क्या है कि एम्प्लॉय जो है वो सबसे पहले सॉफ्टवेयर या फिर एम्प्लॉय जो है वो अलर्ट जनरेट करेगा, अलर्ट आइडेंटिफाई करेगा। ब्रांच या फिर जो ऑपरेशंस टीम है वो रेलेवेंट फैक्ट को कलेक्ट करेगी एंड फिर उसको रिव्यू किया जाएगा। एंड एएमएल कंप्लायंस टीम जो है वो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करेगी। मैटर जो है वो प्रिंसिपल ऑफिसर के पास पहुंचेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिंसिपल ऑफिसर के पास ये मैटर पहुंचा, एंड प्रिंसिपल ऑफिस जो है वो रिपोर्टिंग का डिसीजन लेगा। फिर एसटीआर जो है एफआईयू आईएनडी में आप रिपोर्टिंग करोगे, उसको डिटेल को फर्निश करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखना कि पीएलएम फ्रेमवर्क के तहत जो प्रिंसिपल ऑफिसर है प्रिस्क्राइब इंफॉर्मेशन फर्निश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड डेजिग्नेटेड डायरेक्टर जो है वो ओवरऑल कंप्लायंस को सुनिश्चित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रखा गया है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग पर्सन है, प्रिंसिपल ऑफिसर अलग है, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर अलग है। जो प्रिंसिपल ऑफिसर है वो ऑपरेशनल रिपोर्टिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, यानी कि जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स को सबमिट करना, अलर्ट्स एंड एस्केलेशंस को रिव्यू करवाना, या फिर एफआईयू आईएनडी के साथ कोऑर्डिनेट करना, रिपोर्टिंग के जो रिकॉर्ड्स उनको मेंटेन करना, कॉन्फिडेंशियलिटी के जो कंट्रोल्स है उनको इंश्योर करना, ये सारे काम किसके हैं, ये प्रिंसिपल ऑफिसर के हैं। और जो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर राइट, रिपोर्टिंग एंटिटी के जो पीएमएलए ऑब्लिगेशंस होंगी उनकी ओवरऑल कंप्लायंस, जैसे मान लो कि पीएमएलए को लेकर के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के रिलेटेड कोई ऑब्लिगेशंस है रिपोर्टिंग एंटिटी की, तो इनकी ओवरऑल कंप्लायंस रेगुलेटेड एंटिटी कौन देखेगा, ये डेजिग्नेटेड डायरेक्टर देखेंगे। तो ये बोर्ड लेवल या सीनियर मैनेजमेंट का जो अकाउंटेबिलिटी रोल है वो होता है। सो प्रिंसिपल ऑफिसर एंड जो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर है वो सेम चीज नहीं है, दैट्स डिफरेंट थिंग। सो द कंप्लीट कोर्स इज अवेलेबल, जिसमें वीडियोस, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, अपडेट सब शामिल रहेंगे। अभी के अभी व्हाट्सएप करो KYC AML लिख करके टू द नंबर 8360944207, and I'll be sharing the details, or you can be downloading the application from the link above. Then after that it's about the tipping off. अब tipping off क्या होता है, देखो एसटीआर फाइल करना या एसटीआर की कंसिडरेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो आप कस्टमर को नहीं दे सकते, और इसी को हम कहते हैं टिपिंग ऑफ। यानी कि बैंक एम्प्लॉय कस्टमर को नहीं बता सकता कि आपका नाम एसटीआर में फाइल किया गया या आपका अकाउंट एएमएल में इन्वेस्टिगेशन में है, एफआईयू आईएनडी को रिपोर्ट भेजी गई है, अथॉरिटीज आपकी ट्रांजैक्शंस को एग्जामिन कर रही हैं, दैट इज बेसिकली सेड टू बी टिपिंग ऑफ। तो टिपिंग ऑफ नहीं की जा सकती। अगर ऐसा डिस्क्लोजर किया जाता है तो डेफिनेटली आपकी इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्रोमाइज होगी। सो कस्टमर को रिपोर्ट के बारे में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉइंट आउट करना भी वो रिस्क क्रिएट कर सकता है। और अगर ट्रांजैक्शन के रिलेटेड कस्टमर पूछता है कि भाई ये मेरी ट्रांजैक्शन रिव्यू में क्यों है, एम्प्लॉय को ये नहीं कहना कि आपका एसटीआर बनने वाला है। एम्प्लॉय इंस्टीट्यूशन की अप्रूव्ड लैंग्वेज में बात कर सकता है, लाइक
ट्रांजैक्शन रूटीन कंप्लायंस रिव्यू में है, एडिशनल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, या इंटरनल प्रोसेसिंग चल रही है, वेरिफिकेशन चल रही है, या फिर कोई सोर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, लेकिन एसटीआर का स्टेटस डिस्क्लोज नहीं करना होता। एंड बात यह है कि क्या एसटीआर होने के बाद अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट करना, फ्रीज करना जरूरी है? आंसर इज नो। सिर्फ और सिर्फ एसटीआर होने के बेस के ऊपर अकाउंट को हम ऑटोमेटिकली फ्रीज नहीं कर सकते। आरबीआई का जो केवाईसी फ्रेमवर्क है वो स्पेसिफिकली बोलता है कि एसटीआर फाइल करने के कारण से सिर्फ और सिर्फ जो अकाउंट ऑपरेशंस है हम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। रिस्ट्रिक्शंस या फ्रीजिंग कब हो सकती है? जब कोई लीगल ऑर्डर हो, या फिर एप्लीकेबल लॉ जो है वो कहे कि भाई करो, फ्रीज करो, या फिर कंपिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर हो, या फिर यूएपीए लग जाए, ठीक है, या फिर डब्ल्यूएमडी की रिक्वायरमेंट लग जाए, फ्रॉड रिस्क कंट्रोल के तहत हो सकता है, देन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। एंड फर्दर आपको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा। जो कोई भी ट्रांजैक्शन को आप एसटीआर में रिपोर्ट करते हो, आपको उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। आपकी उसकी बेसिकली ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है। एंड ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड जो है दोज आर टू बी मेंटेन फॉर 5 years फ्रॉम द ट्रांजैक्शन डेट। एंड आइडेंटिटी जो रिकॉर्ड्स है, जब क्लोजर हो भी गया, यानी कि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप अगर एंड भी हो गया, तो भी उसके बाद 5 साल के लिए आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अच्छा, एफआईयू आईएनडी को और भी रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं, सिर्फ ये थोड़ा कि सीटीआर होती है या एसटीआर होती है। देयर आर द अदर रिपोर्ट्स आल्सो, लाइक एनटीआर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, सीबीडब्ल्यूआर है, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है, या फिर सीसीआर है, काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट है। सो जो तो कैश से रिलेटेड है, कैश ट्रांजैक्शन रिलेटेड है, दैट इज सीटीआर। जो सस्पिशन से रिलेटेड है, दैट इज एसटीआर। लेकिन जो काउंटरफीट करेंसी से रिलेटेड है, दैट इज सीसीआर, उसको सीसीआर कहते हैं। जो वायर ट्रांसफर से रिलेटेड है, दैट इज सीबीडब्ल्यूआर, यानी कि क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। एंड जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होती है, दैट इज एनटीआर, यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। एंड अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी रिसीट्स की वैल्यू जो है वो 10 लाख से ज्यादा होती है, या फॉरेन करेंसी के इक्विवेलेंट होती है, तो डेफिनेटली वहां पर भी रिपोर्टिंग की जाती है। एंड वहां पर सिर्फ और सिर्फ कैश को नहीं देखते एनटीआर के केस में, वहां पर आप कोई भी आपके पास ट्रांजेक्शन उसको गो थ्रू करते हो। एंड सीबीडब्ल्यूआर के केस में ये जो अमाउंट है, दैट इज ग्रेटर देन 5 लाख। इन केस ऑफ सीबीडब्ल्यूआर द अमाउंट इज ग्रेटर देन 5 लाख, यानी कि अगर क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर हुई है, उसकी वैल्यू 5 लाख से ज्यादा की है, तो उसकी रिपोर्टिंग होती है। एंड इवन प्रॉपर्टी के केस में रिपोर्टिंग होती है। प्रॉपर्टी के केस में कब होती है? दिस इज सेड टू बी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिपोर्ट। इसको हम क्या कहते हैं? वी से टू बी द इमूवेबल प्रॉपर्टी रिपोर्ट। यानी कि अगर जो एप्लीकेबल रजिस्टरिंग रिपोर्टिंग एंटिटी है, उनके द्वारा जो रजिस्टर्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी की परचेज या सेल वैल्यू है वो 50 लाख या उससे ज्यादा है, सो यहां पर ग्रेटर देन 50 लाख या ज्यादा, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 लाख है, सिर्फ ग्रेटर देन 50 लाख नहीं है, तो उसकी रिपोर्टिंग होती है अंडर द आईपीआर, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिपोर्टिंग। तो सीटीआर के केस में 10 लाख से ज्यादा, एनटीआर के केस में 10 लाख से ज्यादा, क्रॉस बॉर्डर के केस में 5 लाख से ज्यादा, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के केस में अमाउंट नहीं होता, एंड काउंटरफीट करेंसी ट्रांजैक्शन के केस में कोई भी 10 लाख से ज्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीसीआर के केस में भी। नाउ द पॉइंट, इट्स रिलेटेड टू डिले। अगर रिपोर्टिंग में डिले हुआ तो उसका क्या नतीजा होगा, ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है। सो आरबीआई के फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो प्रिस्क्राइब टाइमलाइन है, जैसे सीटीआर के केस में अगले महीने की 15 तारीख, और एसटीआर के केस में विद इन 7 वर्किंग डेज व्हेन यू आर सेटिस्फाइड, प्रिंसिपल ऑफिसर इज सेटिस्फाइड, राइट। तो अगर आपने रिपोर्टिंग में डिले करा, तो रिपोर्टिंग के डिले में फॉर पर डे बेसिस एंड मिस रिपोर्टेड ट्रांजैक्शन के बेसिकली जब तक आपने रेक्टिफाई करा उसके हिसाब से पर डे बेसिस आपके ऊपर सेपरेट वायलेशन लगेगी। और पीएमएलए का जो सेक्शन 13 है वो आपके ऊपर नॉन कंप्लायंस के तहत आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं, मॉनेटरी पेनल्टी भी लगा सकते हैं। और हर एक फेलियर के लिए जो पेनल्टी लगेगी वो कम से कम 10,000 रुपए तक की होगी, जो 1 लाख रुपए भी हो सकती है फॉर पर फेलियर हम कह रहे हैं। एंड ब्रांच एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए? लाइक ब्रांच एम्प्लॉय को खुद से डिसाइड नहीं करना कि कस्टमर क्रिमिनल है कि नहीं है। एम्प्लॉय का रोल क्या है कि उसने तो सिर्फ फ्लैग को आइडेंटिफाई करना है, फैक्ट एंड डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स को करेक्टली रिकॉर्ड करना है, जो इंटरनल एएमएल है उसको एस्केलेट कर देना है, कस्टमर को टिप ऑफ नहीं करना है, एंड जो आपकी अप्रूव्ड इंटरनल प्रोसेस है उसको फॉलो करना है, एंड इन्वेस्टिगेशन में जो रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी है। ये काम है ब्रांच एम्प्लॉय का, सिर्फ यही काम है। तो सीटीआर का मेन क्या था? कैश में अगर ट्रांजैक्शन होती है, एग्रीगेट ट्रांजैक्शन भी अगर 1 महीने में होती हैं, इवन अगर सेम बैंक में आपके मल्टीपल अकाउंट्स है उसमें ट्रांजैक्शन भी होती हैं, 10 लाख से ज्यादा की होती हैं, तो उसको बाय द नेक्स्ट 15th डेट तक आपको रिपोर्ट करना होता है। एसटीआर के केस में सस्पिशन बेस्ड ट्रांजैक्शन होती है एंड उसको विद इन 7 वर्किंग डेज रिपोर्ट करना होता है। एंड सेम ट्रांजैक्शन दोनों में भी रिपोर्ट हो सकती है
टिपिंग ऑफ इज नॉट टू बी डन। एंड इसके साथ ही आज का ये वीडियो होता है हमारा एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। एंड केवाईसी एएमएल का कंप्लीट जो कोर्स है वो अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए फ्रॉम द लिंक iibf.info/app। एंड आपके लिए एक स्पेशल पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो सिंपली यहां पर कमेंट कीजिए पीडीएफ एंड आई विल बी शेयरिंग द लिंक विद यू। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन। हैप्पी लर्निंग।